राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक कंपनी है जो आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड का जो आईटी सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे आईटी सर्विसेज हो गई किसी कंपनी को, या फिर किसी कंपनी को ऐप बनाना हो, या फिर किसी कंपनी बोल रही हो कि हमारा जो भी डिपार्टमेंट है, जो हमारा सर्विसेज हैं ऑनलाइन वाली, वो आप संभाल लो। या फिर हमारा जो जितना भी डेवलपमेंट है कंपनी का, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जो डेटा है, उसको आप लोग क्लाउड सर्विसेज के ऊपर में प्रोटेक्ट कर लो। या फिर हमारी जो सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर का जितना भी काम होता है टेक्निकल, वो आप देख लो। या फिर जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके बहुत सारे टाइप के काम होते हैं ऑनलाइन के। वो काम जो है ये कंपनी संभालती है क्लाइंट्स को। और क्लाइंट्स को बाद में, पहले तो उनको इंटरनेट के ऊपर में लेके आना, और फिर वहाँ पर इंटरनेट के ऊपर में उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको संभालना, ये काम जो है ये कंपनी करती है। सो आईटी रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी देती है। अब ये कंपनी जो है ऑलरेडी यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है एस टेक्नोलॉजीज, जो कि उसकी सब्सिडरी है ये कंपनी, जो कि एस ए टेक सॉफ्टवेयर इंडिया। सो इंडिया में उनकी एक कंपनी है। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही। तो अगर आप इस कंपनी में पैसे लगाते हैं तो आप इस कंपनी का जो इंडिया वाला जो बिजनेस है उसके अंदर में पैसे लगा रहे हैं, ना कि इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से लगभग 23 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, और वैल्यू जो लगा रही है वो 77 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगा रही है। तो अब इस कंपनी के हम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों को इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। सो बेसिक डिटेल्स को अगर देख लेते हैं तो 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 59 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है और 23 करोड़ रुपए उठा रही है। तो आपको एक आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ में 1,18,000 रुपये की ज़रूरत कम से कम पड़ने वाली है। कंपनी जो है एनएससी ईमर्स के ऊपर में लिस्ट होने वाली है। देखो, कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आती है तो किसी न किसी एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट करती है अपने आप को, और फिर एक्सचेंज के ऊपर से ही हम लोग खरीदते बेचते हैं। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ब्रोकर जो है ज़ेरोदा है, ग्रो है, पर जो ज़ेरोदा और ग्रो वाले हैं वो रजिस्टर्ड रहते हैं एक्सचेंज के ऊपर में, तो हम डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से एनएससी इमर्ज नाम से एक एसएमई सेगमेंट का एक्सचेंज है, उसके ऊपर में ग्रो, ज़ेरोदा, ये लोग जो है रजिस्टर्ड है। तो हम डायरेक्ट इनके थ्रू भी वहाँ से खरीद सकते हैं शेयर्स को। इससे अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए स्टॉक मार्केट के लर्निंग के रिगार्डिंग, तो आप हमारे जो कोर्सेज होते हैं उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, मेंबरशिप प्लान लेना है यूट्यूब के ऊपर में, वहीं पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। बाकी हम लोग बहुत ही जल्द दूसरे प्रोग्राम्स भी लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के बारे में, बेसिक डिटेल्स हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो अब कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, जैसे ऐसे टेक जो यूएसए वाली कंपनी है, उनका मालिकाना हक कितना है, तो इस टाइप से जो प्रमोटर लोग हैं उनका 79% के आसपास में मालिकाना हक आईपीओ से पहले था, और आईपीओ के बाद में 68% के आसपास में रह जाने वाला है। सो ठीक ठाक आईपीओ के बाद में भी रह जाने वाला है, वो कोई इश्यू यहाँ पर होता दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के क्या बेसिक रीजन है जिनकी वजह से आईपीओ लेके आना पड़ रहा है, तो बोल रही कि जो लोन है हमारे ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा है तो उस लोन को चुकाना है, और दूसरा हमारे ऊपर इस साल खर्चा ज़्यादा है तो उसको भी चुकाना है। तो कंपनी के ऊपर में आज के दिन लोन कितना है, तो 21 करोड़ का लोन है। ठीक है, उसी के साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट खर्चा भी है तो वो भी चुकाना है। तो लगभग 9 करोड़ रुपए से 21 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए इस साल हमें चुकाने हैं, और 10 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी यूजुअली जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसको चुकाने का ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो लगभग इनको पूरे पैसों का लोन सा ही चुकाना है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब बेसिक जो डिटेल्स होती हैं उनको हम लोग आगे फ्यूचर के अंदर में चेक करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इनके आरएचपी को एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इनकी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां इसी सेगमेंट में उनके साथ में। यहाँ पे कंपनी के ऊपर में यूजुअली जो लिटिगेशन जो केसेज हैं वो टैक्स से रिलेटेड हैं, कंपनी के ऊपर में भी हैं, और साथ में ग्रुप कंपनीज के ऊपर में भी टैक्स रिलेटेड केसेस इसके ऊपर में हैं। पर डायरेक्टर के ऊपर में भी 2 केसेस हैं, बट यहाँ पे जो कंपनी पे जो टैक्स रिलेटेड केसेस हैं वो 6 करोड़ रुपए उसमें नुकसान हो सकता है कंपनी को, अगर जो टैक्स अथॉरिटी है वो जीत जाती है तो। सो टैक्स अथॉरिटीज ने तो बस इनको भेजा हुआ है बिल बना के कि हाँ इतना टैक्स तुम्हारा बकाया है, भेजो फटाफट। नहीं पे करना तो फिर कोर्ट में केस करो, जीतो, मत पे करो।
अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आज के दिन जहाँ से कंपनी काम कर रही है, तो एक प्रॉपर्टी तो कंपनी की यहाँ पे बेंगलोर के अंदर में है, जहाँ पे कंपनी 2.5 लाख रुपया किराया महीने का दे रही है। 22 महीने का यहाँ पे लीज ले रखा है, बाद में रिन्यू कर सकती है कंपनी। और यहाँ पर एक 10,000 रुपये का हिसाब से एक एरिया और ले रखा है पटना के अंदर में, बिहार में, जिसका 10,000 रुपये ही किराया है। और एक प्रॉपर्टी और है मुंबई के अंदर में, लोधा अलोरा, मतलब ये कोई लोधा अलोरा नाम से कोई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का नाम है पूरे का। तो वहाँ पर 68th फ्लोर के ऊपर में फर्स्ट नंबर का अपार्टमेंट है, वो कंपनी ने आई थिंक खरीद रखा है, क्योंकि यहाँ पर रेंट का कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे नहीं रखा। और साथ में ही कंपनी का अगर हम लोग इसकी भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो कंपनी ने यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रॉपर्टी के अंदर में। सो यूजुअली कंपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, तो मुझे लग रहा है कि यही वाली वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की कंपनी बात कर रही है। 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी की जो आगे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, और ये कंपनी का बैलेंस शीट है। तो इस बैलेंस शीट में अपने को खास क्लियर कट दिख रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि 4 करोड़ 84 लाख रुपए का और बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, लगभग 3-4 साल पुराना। तो आई थिंक यही वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, ये अपार्टमेंट वाला। वो काफ़ी महंगा खरीद रखा है वैसे, खैर है जो भी है। यहाँ पे कारपेट एरिया अच्छा खासा 1368 स्क्वायर फीट। मुंबई इतनी महंगी है पता नहीं था। खैर चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब कंपनी जो ये लोगो यूज़ करती है SA, ये लोगो रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। कंपनी जो वेबसाइट्स यूज़ करती है सेटिनकॉर्प, setincorp.com, setincorp.net, ये सारी कंपनी ने डोमेन नेम रजिस्टर करवा रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है ना, यहाँ पर एक मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है। वो ये है कि कंपनी कि 84% रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 क्लाइंट से आ रहा है। तो पिछले साल जो है वही टॉप 10 क्लाइंट से जो है 70% था। सॉरी मैं गलत हो गया यहाँ पे। अभी सिर्फ 6 महीने से 3 महीने का ही कंपनी ने डेटा दिया, उसके अकॉर्डिंग 84% टॉप 10 से आया है। बाकी अगर पूरे साल का चेक करते हैं यहाँ पे, तो 2022 में 78, फिर 74, फिर 70%। तो यहाँ पे ये ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, सो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ये कि हर साल जो है डिपेंडेंसी ऑन द टॉप 10 क्लाइंट्स घटनी चाहिए। तो वो एक अच्छी बात मानी जाती है बिजनेस के रिगार्डिंग, ये पॉजिटिव ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे है, वो है ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड। तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा है आज के दिन। जितनी बैलेंस शीट की साइज़ है उसका 40% ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है कंपनी का। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और यहाँ पर ये हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में ही बनता जा रहा है। और यहाँ पे जो अदर करंट एसेट्स के फॉर्म में 11 करोड़ रुपए, ये भी वही ट्रेड रिसीवेबल से ही है। मतलब ऐसा काम जिसका अभी तक बिल नहीं कटा है, तो वो वर्थ 11 करोड़ रुपए का ऐसा काम कंपनी कर चुकी है जिसका अभी तक बिल नहीं बना है। बिल नहीं बना तो पैसा आया भी नहीं है, आया भी नहीं। तो लगभग कंपनी का कितना हो गया, 31 करोड़, 47 करोड़ में से 31 करोड़, तो ये लगभग 70-75% के आसपास जो पैसा है तो बैलेंस शीट का पूरा साइज वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में ही है। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, और ये हर साल का इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में ही है। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर हम लोग नज़र डालते हैं, तो अब ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के पैसा रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 2022 का यहाँ पे डेटा है, जो कि 7-9 करोड़ के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल था। फिर 2023 में ये बन गया 6 करोड़ रुपए, इसका मतलब पैसा रिकवर हुआ है। इस साल ये इंक्रीज हो गया 12-15 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान में देते हैं, तो 6 महीने से 1 साल पुराना है 5 करोड़ रुपए। ये पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तो इनका पैसा काफ़ी लंबे टाइम तक अटका हुआ रह रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि पैसा आता नहीं है जो काम कर चुके हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो देनी है। जो खर्चा हो रहा है वो तो हो रहा है, और जो क्लाइंट है वो पैसे देता नहीं है। तो फिर कंपनी को वो अपना खर्चा संभालने के लिए क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो ये जो समस्या है ये फ्यूचर में भी रहने की ही उम्मीदें मुझे दिख रही हैं, कि वो पैसा क्लाइंट फिर भी ना दे, राइट, क्लाइंट छोड़ के। क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है आज के दिन में, और डाउनवर्ड कैटेगरी का मार्केट है, नीचे की तरफ में जा रहा है। इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत है, तो सर्विसेज बहुत सस्ते में मिल जा रही हैं। और AI के आने के बाद में तो
थोड़ी सी बैंड सी बज गई है इस पूरे मार्केट की। तो अभी किस तरीके से ये फ्यूचर के अंदर में रहने वाला है, पॉजिटिविटी, छोटी मोटी कंपनियां तो गायब होने वाली है मार्केट से, ऐसा लगता है। अभी ये तो अपने आप को संभाले हुए है, बट फिर भी ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो किस कब तक संभाल पाएगी आई डोंट नो। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर गुड। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के जो लोन वगैरह है ये कंपनी चुका देगी, तो उसके बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीदें हैं। बट थोड़ा सा फ्यूचर जो है अनसर्टेन है कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बिजनेस बहुत ही मुश्किल से कर पा रही है। अब यहाँ पे कंपनी के इस आईपीओ के पैसे आने के बाद में कुछ फ़ायदा होने वाला है, डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है कंपनी की लगभग 52 लाख रुपये, सॉरी ये 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की, पौने 3 करोड़ रुपए की वाली है, ये कंपनी की काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला जो है ये सेगमेंट 7 करोड़ के आसपास में पहुंच सकता है। तो यहाँ पर सालाना 7 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंच जाना ये काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ सिग्नल देता है। बट अगेन कंपनी अभी तक तो लोन चुका देगी, बट अगेन वो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो अगेन बना रहेगा, तो कंपनी को फिर लोन लेना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। तो जो बात समस्या तो वहीं के वहीं है, आगे फ्यूचर में भी रहने की उम्मीदें हैं। यहाँ थोड़े प्रॉफिट्स ठीक ठाक कमा लेगी, तो कैश फ्लो जो है कंपनी का वो ठीक से अभी तक भी सुधरा नहीं है, तो समस्या जो है वो वहीं पर रहने की ज़्यादा दिख रही है मेरे को। ये देखो कैश फ्लो हर साल नेगेटिव है, तो अब इसको कैसे कंपनी संभालेगी, तो उसको देखते हुए मेरे को थोड़ा सा नेगेटिविटी वाली फीलिंग आ रही है। कंपनी की फ्यूचर अनसर्टेनिटी दिख रही है बिजनेस के ऊपर। अब नेक्स्ट कंपनी अगर बिजनेस को देखते हैं, तो कंपनी का एक्सपोर्ट वाला जो डोमेस्टिक जो बिजनेस है वो टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट जो सर्विसेज वाला बिजनेस है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो भी बढ़ती ही जा रही हैं। कंपनी का जो मेनली खर्चा है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को मेंटेन रखना, राइट, और टेक्नोलॉजी के ऊपर में खर्च करना, यही दो मेन खर्चे हैं कंपनी के। इन दोनों को अगर मेंटेन रख लेती है कंपनी तो एवरीथिंग इज गुड। बाकी किराए के ऊपर ज़्यादा खर्चा जा नहीं रहा, एम्प्लॉयज़ पे मेनली खर्चा कंपनी का जा रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है उसको अगर कंपनी मेंटेन, थोड़ा बहुत मेंटेन कर ले, 50% के आसपास में ले आए तो भी ठीक है, तो भी कंपनी ठीक ठाक काम कर लेगी। अब एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंपनी का 3 करोड़ 68 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है, वो भी 77 करोड़ की वैल्यू लगा रही है, 3.6। यहाँ पे 21 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो ये कंपनी तो कमाई नहीं कर रही। 3i इन्फोटेक तो मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज कंपनी का 493 का कंपनी कमाई तो कर रही है, बट बहुत कम कर रही है, और आसमान छू रहा है स्टॉक, वाह, कमाई करती नहीं है और स्टॉक्स कैसे आसमान छूने लग जाते हैं, समझ के बाहर है भाई साहब। तो अभी देख रहे हो कितना ओवर वैल्यूड मार्केट चल रहा है किस कुछ कुछ कंपनियों के लिए, और अभी इन कंपनियों के अंदर में कोई भी पैसा लगा देगा फिर बोलेगा कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। जुआ ही होगा भाई, ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो। अब ये कंपनी का स्टॉक मार्केट नीचे जाते जा रहा है, बट टेक्निकली अभी ये अगर इस लेवल को क्रॉस कर देगा तो बाइंग जोन में आ जाएगा। तो इस कंपनी के साथ अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इस कंपनी से भी कंपनी ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही है, दैट इज़ इन्फोबिन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है, इस कंपनी के मुकाबले भी अच्छी कमाई कर रही है। तो दो कंपनियां जो कि कमाई कर रही हैं पॉजिटिव में उनसे अच्छी कमाई ये कंपनी कर रही है जो आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं नेटवर्थ, सो 14 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ है, 30 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो कितने रुपए हो जाएंगे इस कंपनी के पास में, 34 34 करोड़ रुपए के आसपास में, 34 और 35 36 के आसपास में हम मान के चल लेते हैं। तो उस हिसाब से 2.1 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करके देखते हैं तो 2.1 इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो 19 का पीबी रेशियो, दैट्स वेरी बैड। इन्फोबीम के साथ 3.69 और इसके साथ में जो दो कंपनियों के साथ में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, इन्फोबीम एंड ओनवर टेक्नोलॉजी, इन दोनों कंपनियों के मुकाबले ही अच्छी वैल्यू लगाई है। और उस कंपनी के पास में भी कुछ खास एसेट्स हैं नहीं, आईपीओ लेके आ रही है, सारे डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, बस वो एक अपार्टमेंट जो है जो कंपनी किसी तरीके से सिर्फ एक एज ए गेस्ट रूम काम में ले रही है, गेस्ट हाउस की तरह, वो वैल्यू ज़रूर उसके अंदर में दिख रही है, बट आज भी उसकी भी कितनी वैल्यू होगी।
तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, कंपनी ने कमाई भी अच्छी कर रही है और वैल्यू भी ठीक ठाक लगाई है। सो कंपेरेटिवली कंपनी का स्टॉक जो है ऊपर की तरफ में जा सकता है। कुछ इंप्रूवमेंट्स कंपनी को अपने बिजनेस में करने पड़ेंगे, वो कर लेती है। और जो अभी मार्केट एक बहुत ही बड़े चेंजेस की तरफ जा रहा है, बदलाव की तरफ जा रहा है, उसको अगर सस्टेन कर जाती है तो फ्यूचर में कंपनी का स्टॉक हम लोग नई ऊंचाइयों को छूते हुए भी देख सकते हैं। और कंपनी ग्रोथ, रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है कंपनी की। ध्यान रखना ये सिर्फ 3 महीने का ही यहाँ पर डेटा है। एक साल का अगर हम लोग इसको प्रोजेक्टेड बेसिस देंगे तो 100 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू जा रहा है। दैट्स अगेन ग्रेट। सो आई होप कि हम अपने को जो भी हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई थिंक ये कंपनी का जीएमपी रेशियो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आई होप कंपेरेटिवली जीएमपी रेशियो और बिजनेस को अगर थोड़ा बहुत और संभाल लेती तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से लगभग 2 गुना से 3 गुना के आसपास में हो सकता है। देर आर चांसेस। तो इस कंपनी के अंदर में ये लिमिटेड रिसर्च हमने किया है और रिसर्च को आपको करनी पड़ेगी अपने स्तर के ऊपर में और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद में ही किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाएं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।